नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रात गए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई और अगर आप देखें तो जद्दा में ये जो मुलाकात हुई, बाकायदा तौर पर खुद रिसीव करने आए सऊदी क्राउन प्रिंस उनको रिसेप्शन पे और उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो ये वही मनाजिर थे लगभग जो 2018 में जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए और पहली दफ़ा वो सऊदी अरब गए थे, तो इसी किस्म का प्रोटोकॉल उनको मिला। इस दौरे का जाहिर है कि जो मकसद, एक तो ऑब्वियसली जो खुद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सऊदी अरब के साथ जो हमारे देरीना ताल्लुकात हैं उसको रीअफर्म करना है, लेकिन जो सबसे बड़ी तवक्को और सबसे बड़ा इस वक्त जो एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान की और इस नई गवर्नमेंट की कि किसी तरह से सऊदी हुकूमत जो है वो फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज दे ताकि पाकिस्तान को इस वक्त जो मुश्किल मुआशी सूरत हाल है उससे निकला जाए। तो शहबाज, अब जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो अभी तक तो कोई बाकायदा तौर पर किसी भी तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं आया कि इस मीटिंग की आखिर आउटकम क्या है। जो ऑप्टिक्स हैं वो तो बड़ी पॉजिटिव लग रही हैं, जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने और जो भी मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इससे पहले भी जो भी हमारे वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे करते रहे उसका आम तौर पर मकसद एक ही होता है कि किसी तरीके से हमें कोई बेल आउट पैकेज मिल जाए। आपने इस हवाले से सऊदी अरब के दौरे से पहले शहबाज शरीफ के एक स्टोरी भी की थी, तो बुनियादी तौर पर क्या एक्सपेक्टेशन है सबसे पहले तो इस गवर्नमेंट? देखिए, इसमें जो PMLN की तवक्कुआत है वो तो बहुत हाई है। PMLN के कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, हुकूमती जो अरकान है उनके विजिट से पहले, उनका ये कहना था कि हमने अपने तौर पर तो जो चीज़ें तय की हैं वो ये हैं कि इस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब का शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है 1 साल के लिए। वो एक्सपायर हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, लेकिन उसके अंदर जो एक कड़ी शर्त है कि अगर सऊदी अरब की हुकूमत चाहे तो वो 72 घंटे के नोटिस के ऊपर वो पैसे वापस ले सकती है। तो एक काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी है और हमारे जो इस वक्त गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर है वो इतने नहीं है कि सऊदी अरब अगर हमें नोटिस दे तो हम वो 72 घंटों में पैसे वापस कर दें, उसके बाद अपने रुपये को भी मेंटेन रखें। तो एक तो हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि ये पैसा जो है ये रोल ओवर हो जाए, और ना सिर्फ ये रोल ओवर हो और जिसकी उनको तवक्को थी, और दूसरा ये कि इसके साथ एडिशनल कोई $2 अरब का कैश पाकिस्तान को और मिल जाए, क्योंकि इस वक्त $10.5 अरब के तकरीबन हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर, और उसमें $10 अरब हमारे नहीं है, वो इसी तरह सऊदी अरब के, चीन के और मुत्तहिदा अरब अमारात के। दूसरा, इस वक्त जो तेल की सूरत हाल है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान के पास फाइनेंसिंग जो उसकी ऑप्शन है वो कम से कम होती जा रही हैं। तो उसी वक्त पिछले साल ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ये $1.2 अरब का ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट मिला था, वो भी 1 साल की फैसिलिटी है। तो हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि ना सिर्फ ये इसमें एक्सटेंशन मिल जाए बल्कि ये भी इसको बढ़ा के दुगना कर दिया जाए। तो इन टोटल मिनिमम हम कोई $7.5 अरब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एड फ्रॉम सऊदी अरेबिया। वहाँ पे क्या बात तय होती है वो तो पता चल जाएगा जब इनका वहाँ से कोई एलामिया बाकायदा तौर पर आता है। बट कामरान, इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि हम वहीं पे खड़े हुए अक्टूबर 2018 में, जब उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म गए थे सऊदी अरब से इमदाद लेने और मिल गई थी उसको $6.2 अरब का पैकेज। फिर हम मुत्तहिदा अरब अमारात गए, तो अभी हम सऊदी अरब गए, हमारे वज़ीर-ए-आज़म फिर शायद वो चीन जाए और वहाँ से इमदाद इकट्ठी करें। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ये पायदार नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को कुछ मुश्किल फ़ैसले करने हैं जिसको वो अभी करते हुए कतराते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसमें एक फ़ैसला ये है कि जो तेल की कीमतों में एक इजाफा होना था, उसके ऊपर एक खबर भी है हमारे पास, और एक अनाउंसमेंट तो मेरे ख्याल मरियम औरंगजेब साहिबा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी है हमारी, उनकी तरफ से आ चुकी थी जाने से पहले कि जी तेल की कीमतों में 1 मई से इजाफा नहीं होगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, दे के वापस ली, लेकिन उनका मौक़िफ़ वही था। तो लेट्स सी रात 12 बजे तक अगर हुकूमत बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती। अभी तक उसमें एक तो पिछली दफा जब रिव्यू था, बिल्कुल नया उन्होंने ओथ लिया था, तो दबाव भी बहुत ज्यादा था, इमरान खान साहब बड़ी बड़ी रैलियां भी कर रहे थे। अब क्योंकि जाहिर है कि अभी अगर वो प्राइस का इंक्रीज करेंगे तो ये ईद से पहले है, तो यकीनी तौर पर लोग उसको जो पब्लिक रिएक्शन है वो कोई इतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन जाहिर है कि जो इस वक्त हालात हैं, अगर IMF के साथ ही आपने प्रोग्राम रिवाइव करना है और अगर आप डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल की डिस्कशंस और उनकी बात सुने तो वो तो शायद इस बात से कन्विंस हैं कि हमें ये जो रिलीफ पैकेज है, ये जो सब्सिडी है तेल के ऊपर, इसे ग्रेजुअली ख़त्म करना पड़ेगा और उसके बगैर तो IMF का प्रोग्राम जो है वो रिवाइव नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये जो इनएविटेबल है उसको सिर्फ ये डिले कर रहे हैं, अगर इस दफा नहीं किया तो शायद 15 दिन के बाद। लेकिन कामरान, इसकी कॉस्ट है, इसकी एक कॉस्ट
कॉस्ट है। नाज़रीन, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल की जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी IMF के साथ जब वो वाशिंगटन गए थे, वो ये थी कि जो पेट्रोल के ऊपर जितनी भी इस वक्त सब्सिडी है, जो उस वक्त तकरीबन 21 रुपए थी और जो नए एस्टीमेट्स आए वो 31 रुपए हो गई है। तो पेट्रोल की सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान ने ये कमिटमेंट दी थी कि ये फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर ये विड्रॉ होगी 1 गो में। और जो डीजल के ऊपर सब्सिडी है, उस वक्त जब मिफ्ता साहब की बात हुई थी 51 रुपए थी, अब जो एस्टीमेट्स आ रहे हैं तकरीबन 71 रुपए फी लीटर, उसको 2 एक साथ में वापस लेना था। तो अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये फैसला नहीं करते कि तेल के ऊपर जो उन्होंने सब्सिडी दी हुई है, ये उसके अलावा जो हुकूमत के टैक्सेस हैं वो तो पहले बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। सब्सिडी आप उस वक्त देते हैं जब उसकी जो कीमत है उससे भी कम पे हुकूमत पाकिस्तान उसको फरोख्त करने के लिए कीमत का तयन करती है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। आज जो मेरे वजारत खजाना के ज़राए ने मुझे बताया कि 51 अरब रुपए की सब्सिडी चाहिए होगी अगर जो तेल की मौजूदा कीमतें हैं इसको 15 मई तक बरकरार रखा जाता है। ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। इससे पहले जो PTI की हुकूमत थी उसने कुछ अरसा नहीं बढ़ाई तेल की कीमतें, तब जो सब्सिडी थी उन्होंने 1 महीने की जो मार्च की थी वो 32 अरब रुपया थी। उसके अलावा जो अप्रैल के पहले 15 दिन थे जिसका फैसला उस वक्त के वजीर आजम करके गए थे कीमतें ना बढ़ाने की, उसकी जो सब्सिडी थी तकरीबन रफली को 33 बिलियन रुपए थी। वो अब जो सेकंड हाफ अप्रैल का जो आज खत्म हो रहा है वो बढ़कर तकरीबन हो गई है 34-35 बिलियन। तो 101 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान पहले दे चुकी है और अगर ये कीमतें बरकरार रहती हैं तो 51 अरब रुपए की मजीद सब्सिडी चाहिए सिर्फ 15 दिन के लिए। कामरान, ये वो सूरत हाल। अब इसका नुकसान ये है कि अगर ये नहीं फैसला हो पाता, एक तो आपको ये कि अगर लेट से आज हो जाता है, नहीं होता 6 मई को हो जाता है कि छुट्टियों के बाद, या फिर 15 मई को होता है। नुकसान ये है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो फिर हुकूमत, जो नई हुकूमत है, क्या वो जो पिछली हुकूमत थी उसी की डगर पे चलेगी? IMF से कमिटमेंट की और पूरी नहीं की, बहुत ही एक मेरा ख्याल एक नामुनासिब चीज होगी हुकूमत के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो जाएगा। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस तो होगा, लेकिन जो आपने सब्सिडी का बताया, इवन के डीजल के ऊपर 71 रुपीज हो गई है, पेट्रोल के ऊपर कितनी आपने 31 रुपए हो गई है। अगर उसको 1 गो में अगर ये कमिटमेंट करके आए थे मिफ्ता साहब, तो फिर तो तेल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ेंगी, तो डू यू थिंक कि मेरे ख्याल में ये हिस्टोरिकली ये तारीखी तौर पर इतना बड़ा जंप आएगा, तो क्या वो पब्लिक जो रिएक्शन है वो उसको ये गवर्नमेंट बर्दाश्त कर पाएगी? एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में चैलेंज, और गिवन द फैक्ट कि ये कोalition गवर्नमेंट है और इमरान खान साहब का दबाव है पर इमरान खान साहब वो क्वेश्चन करते हैं कि ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत एक मुश्किल मरला है इनके लिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये सियासी तौर पर आसान फैसला नहीं है, लेकिन अगर IMF के प्रोग्राम में जाना है तो फिर करना पड़ेगा, वरना फिर आप देखें जो अनसर्टेनिटी होगी। लेकिन कामरान, इस वक्त मुझे एक तो ये फैसला है, दूसरा एक और फैसला जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का है, वो उन्होंने एक इकनॉमिक जितने भी पाकिस्तान के मसाइल हैं, वैसे ये हमारे हर जो वज़ीर आज़म का एक ये नई आप कह लें कि मंतक है कि जब भी वो आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है, बाकी टीम भी मौजूद है, तो एक इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बना लेते हैं और जिससे मशावरत करते हैं। अब उनके फैसलों पर कितना अमल दरामद करते हैं वो अलग बात है, लेकिन वाकई जो ये 22 रुकनी बनी है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, तो इसमें ज़ाहिर है कि हुकूमती अराकीन भी हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो माशाल्लाह से अरबपति हैं, जो शायद इस सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं। तो वो अगर इस तरह की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में बैठे होंगे तो वो क्या एडवाइस करेंगे? यकीनन वो थोड़ा सा पहले इसका बता देते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती तो ये इनफॉर्मल कंसल्टेटिव एक फोरम है, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होती, बट इसके नाज़रीन मेंबरशिप जो है हर हुकूमत ने आई, जैसा कामरान ने बताया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 3 इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल्स बनाई थी, हर वजीर आया उसने अपनी बनाई। इस दफ़ा जो शहबाज शरीफ साहब की चॉइस है, इन्होंने 22 मेंबर की ये कमेटी बनाई है काउंसिल, जिसकी वो खुद सरबराह हैं, और इसमें 7 हुकूमती वज़रा है, ठीक है, जिनका वो उनका जो पोर्टफोलियो उसके हिसाब से उनका बनता है। लेकिन इसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर से मेंबरान, इसमें मियां मोहम्मद मंशा साहब हैं, पाकिस्तान के रिचेस्ट पर्सन हैं। उसके अलावा मोहम्मद अली तब्बा साहब हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है इनका भी बिजनेस का। आरिफ हबीब साहब हैं, जिन्होंने जगह पाई वज़ीर आज़म जो साबिक है इमरान खान साहब, उनकी काउंसिल में भी, और शहबाज शरीफ साहब की काउंसिल में भी हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन साहब हैं, फिर आतिफ बाजवा है, बैंकर हैं, ये भी मार्केटिंग के बड़े एक्सपर्ट हैं। फैसल फरीद साहब हैं, औरंगजेब खान साहब हैं, हबीब बैंक लिमिटेड के जो प्रेसिडेंट हैं। फिर इसी तरह वकार अहमद मलिक साहब हैं, जो CEO फौजी फाउंडेशन के, और फौजी फाउंडेशन ने काफ़ी टैक्स मारात ली, बल्कि टैक्स छूट ली थी पिछली हुकूमत से, अब वो भी इसके मेंबर है। सलमान अहमद साहब हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, एक कंसल्टेंसी एडवाइजरी ग्रुप है मैकेंजी के, उनके ये पार्टनर है सीनियर। शहजाद सलीम साहब हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ पाकिस्तान, मंशा साहब से भी इनका करीब का ताल्लुक है। रहमान नसीब साहब हैं, और
मुसद्दिक जुल्करनैन है। मुसद्दिक साहब का कामरान में लगता है कि ये एक एंटरप्रेन्योर है और इनकी काफ़ी ज़्यादा इनके बिजनेसेस और ये गारमेंट्स की एक्सपोर्ट के अंदर भी है, लेकिन ये जो काउंसिल है इसको भी सबसे बड़ा सवालिया निशान इनके सामने जो TOR है, जो इसका काम है, काउंसिल का काम ये कि जो पाकिस्तान की ओवरऑल इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है इसको रिव्यू करना और रिव्यू करने के बाद उसके ऊपर एडवाइस करना। एक इसका TOR बड़ा इंटरेस्टिंग है और नजर अगर आप उसकी मेंबरशिप जो है उसको जेहन में रख के ये TOR सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये काउंसिल जो है कामरान ये कितनी इफेक्टिव है। इसका TOR है एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ सब्सिडीज, protection and other financial support by government to the state-owned enterprises and other vital sectors of the economy in context of overall cost and benefit analysis of such subsidies and protection। मतलब ये काउंसिल इस बात का जायजा लेगी कि जो इस वक्त सब्सिडीज और प्रोटेक्शन मिली हुई है मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात को या कारोबार को पाकिस्तान के अंदर, उसको रखना और कितना किस हद तक रखना। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मेंबर्स में होगा कारोबारी शख्स जो इसका बेनिफिशियरी नहीं होगा। तो वो जो सब्सिडी ले रहा है अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि इसमें ज़ाहिर है जिन बड़े ग्रुपों का आपने तस्करा किया, जिन बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैनों का आपने नाम लिया, यकीनन उनका एक मुकाम है, अक्यूमेन होगा, वो अच्छा मशवरा दे सकते हैं, लेकिन क्या वो हुकूमत को इस तरह का कोई एडवाइस करेंगे कि जिससे उनके बिजनेसेस को नुकसान हो? और क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब फैसला करेंगे तो मेक श्योर करेंगे कि जो भी उनकी तरफ से एडवाइस आई है ये सिर्फ उनके अपने बिजनेसेस को बेनिफिट नहीं देगी बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए? ये लोग कैसे बिहेव करेंगे ये हम अभी कह नहीं सकते। जैसे इसमें कुछ ऐसे नाम है जो पहली दफा आए हैं, जैसे मियां मोहम्मद मंशा साहब है, वो नहीं है पहले काउंसिल में, तो आई एक्सपेक्ट कि चूंकि वो उनकी जो पोजीशन है, आई होप कि ही वुड ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट जो पहले काउंसिल नहीं कर रही। ये ऐसे जिससे पहले जो एडवाइजरी काउंसिल्स बनती रही हैं, क्या उसका कोई फायदा हुआ? तो मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, एक तो ये चीज है ना कि मेरी एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन है कि ये वो अफराद है जिनके पास पाकिस्तान में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, इनको सब्सिडीज की जरूरत नहीं है, तो शायद ये डिफरेंट प्ले करने की कोशिश करें। लेकिन माजी का तजर्बा ये है, जितने भी काउंसिल्स बनी हैं उसके जितने भी मेंबरान थे, ज्यादातर के मेंबरान, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर ने अपने जाती फायदे लिए हैं। वो जब उनके जो विजिटिंग कार्ड के ऊपर ये भी छप जाता है ना कि काउंसिल जो उसके मेंबर है प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, तो उसका भी एक बेनिफिट होता है। किसी ने टैक्स मारात ली, किसी ने FBR के अंदर बैठकर उनको अगर कोई टैक्स नोटिस हुए तो वो विड्रॉ करवाए। बहुत डेलिकेट बैलेंस और ये चैलेंज होगा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए, वो कैसे इसको मेंटेन करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद भी ज़ाहिर है कि उनकी जो फैमिली है शरीफ फैमिली बिजनेसमैन है, तो ज़ाहिर है वो भी इनको बड़ा क्लोजली देखना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको पता है कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर है डॉक्टर रजा बाकिर, उनकी जो मुद्दत है वो अब खत्म हो रही है मुलाजमत भी, तो क्या ये जो गवर्नमेंट है नई उनके जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड करेगी या कोई नया गवर्नर लाएगी? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजूदा जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं डॉक्टर रजा बाकिर, उनकी जो टेन्योर है या मुद्दत मुलाजमत है वो 4 मई को ख़त्म हो रही है और इस गवर्नमेंट के पास अब ये मौका है कि क्या वो नए गवर्नर की तैनाती करते हैं और वो नया गवर्नर कौन होगा, या फिर ये भी बातें हो रही हैं कि इन्हीं का जो टेन्योर है या इनकी दोबारा तैनाती कर दी जाए 5 साल के लिए। तो गवर्नमेंट के लिए ज़ाहिर है कि फैसले की घड़ी है। माजी में आपको पता है कि जो ये लोग गवर्नमेंट में नहीं थे तो ज़ाहिर है कि डॉक्टर रजा बाकिर और जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ हैं उन पर क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन हमने देखा कि जब मिफ्ता इस्माइल गए थे IMF के साथ मुज़ाकरात करने वाशिंगटन में, तो ज़ाहिर है कि डॉक्टर रजा बाकिर उनके साथ मौजूद थे। तो क्या खबर है आपके पास, क्या वाकई ये प्रपोजल डिस्कस हो रहा है कि इनकी दोबारा तैनाती की जाए? समरी भी तैयार है, समरी भी तैयार है। अच्छा, इस कहानी कुछ ऐसे है कि आप वैसे ये मुखालफत करते रहे हैं जब तक वो हुकूमत में नहीं थे, तो इवन अब उनका नाम कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर तो बात आगे चली गई है ना, लेकिन इस फैसला नहीं हुआ। अच्छा। इस वक्त जो मेरे जराए मुझे बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत दबाव है कि वो गवर्नर रजा बाकिर साहब को एक्सटेंशन दे। दबाव किसकी तरफ से? अब ये ना पूछें मेरे से। देखिए, दबाव कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जब आए थे तो ज़ाहिर है कि IMF में काम कर चुके हैं, तो शायद IMF वाले चाहते थे कि रजा बाकिर साहब को लगाया जाए स्टेट बैंक का गवर्नर। और जो दूसरा दबाव जहां से आता है वो भी आपको पता है। नहीं, वो मुझे नहीं पता कहां से आता है। मैं नहीं कह रहा, ये मैं तो इकोनॉमी कवर करता हूं, मुझे बाकी दबाव का नहीं पता। लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के ऊपर काफी दबाव है, इसकी वजह से अभी तक फैसला नहीं हो रहा। तो दबाव की वजह से फिर शहबाज शरीफ साहब ने जरा के मुताबिक वजारत खजाना को हदायत दी कि एक समरी तैयार की है जिसमें इनकी
कुछ मुद्दत के लिए एक्सटेंशन जो है वो इनकी टर्म में कर दी जाए अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये वहां से इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कहा गया, लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कानून है वो इस हवाले से बड़ा क्लियर है। उसके मुताबिक जो गालबन सेक्शन उसका 11A है या कुछ इस तरह का सेक्शन है कि जो गवर्नर है उसकी तैनाती 5 साल के लिए होगी और सेकंड टर्म के लिए वो 5 साल के लिए रीअपॉइंट हो सकता है। अब इस केस में ये लॉ बना है अभी जनवरी में, इनकी जब तैनाती 3 साल पहले तो उस वक्त जो गवर्नर की मुद्दत मुलाजमत थी वो 3 साल थी, तो 3 साल की टर्म कंप्लीट कर ली, इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात यह है कि अगले 5 साल की मुद्दत देनी है या उससे कम देनी है। तो जो जराये के मुताबिक वजारत खजाना ने समरी वो तैयार नहीं की जिसमें अंटिल फर्दर ऑर्डर्स का था, तो उन्होंने अब 2 समरियां तैयार की हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए कि एक समरी तो ये है कि आप रजा बाकिर साहब को 5 साल के लिए दोबारा रीअपॉइंट कर लें अगर वाकई ही करना है, और दूसरी समरी ये है उसके अंदर 3 से 4 नाम है जिसमें यह है कि फ्रेश अपॉइंटमेंट का इसमें जो 3 नाम उन्होंने और डाले हैं। एक नाम उसके अंदर है नूर अहमद साहब का, जो इस वक्त पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एशियाई तरक्याती बैंक में, सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन भी रहे हैं और स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे हैं। इनके बारे में मैंने एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा है वजारत खजाना में। दूसरा नाम है औरंगजेब खान साहब का, प्रेसिडेंट है HBL के, और ये पहले भी कंसिडर हुए थे 2013 या 14 में जब उस वक्त अशरफ वत्रा साहब को गवर्नर लगाया था PMLN ने, तो उस वक्त भी इनका नाम आया था और इनका एक ताल्लुक एक सियासी फैमिली से है जो PMLN के काफ़ी करीब रही है और ख़ुद भी एक बड़े प्रोफेशनल ये बैंकर हैं। तीसरा नाम जो है वो एक फॉर्मर IMF के ऑफिशियल हैं, पाकिस्तानी बॉर्न है, अभी बाहर सेटल है, उनका नाम है आसिम मिराज हुसैन। तो ये 3 नाम की समरी भी तैयार है। अब फैसला करना है वज़ीर आज़म साहब ने कि इन दोनों समरीज में वज़ीर आज़म साहब नहीं करना है। अल्टीमेटली तो हम तो यही कहते हैं, आप खुद तनकीद करते रहे हैं जी कि PTI की बड़ी नालायक, उसमें कुछ ऐसे लोग थे। फैसला उन्होंने करना है, अगर तो उन्होंने करना होता तो अभी तक कर चुके होते। हो सकता है दबाव है उनके ऊपर। दबाव किस चीज का है? दबाव इस चीज का भी हो सकता है कि उन्होंने बेहतरीन फैसला करना है ना। आप दबाव का हमेशा गलत मतलब ले लेते हैं। दबाव बेहतरीन फैसला, वो साजिश और मुदाखलत। अब ये मुदाखलत अब आप कर रहे हैं, दबाव कौन सा दबाव, हमें क्या पता इस दबाव का। तो बहरहाल अगर ये फैसला नहीं हो पाता, आज लास्ट वर्किंग डे है रजा बाकिर साहब का, क्योंकि 4 को उनके कंप्लीट हो रहा है और आगे छुट्टियां हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान को आइडियली फैसला करके अनाउंस कर देना चाहिए। अगर फैसला नहीं, वैसे वो खुद क्या चाहते हैं, मतलब कोई आपको है ऐसी सेंस के वो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब से मिल चुके हैं? अच्छा, ठीक है, और वो चाहते मतलब वो दिलचस्पी रखते हैं, दिलचस्पी रखे, और उनका राइट है, वो उसके ऊपर कोई हमें इस पे इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर हमारे कोई डाउट्स नहीं है। वो एक कॉम्पिटेंट बंदे हैं, ठीक है, वो करे, लेकिन PMLN को डाउट्स हैं, क्वालिफिकेशन पे या उसके ऊपर जज नहीं करे। लेकिन जो पोजीशन इन जमातों ने जब अपोजिशन में थे तब ली थी, अगर फर्ज करें कि हम अस्यूम कर रहे हैं अगर उनको रीअपॉइंट करते हैं, तो फिर वो किस मुंह से जस्टिफाई करेंगे वो स्टेट बैंक के कानून पे जो उन्होंने तनकीद की और इनकी पॉलिसीज के ऊपर जो उन्होंने तनकीद की, तो उसको असल कैसे। लेकिन उससे पहले इसका जवाब देने से पहले इन्हीं की बातें मेरे सामने रख देता हूं, उन पर इतराज किया है। अगर ये फैसला नहीं हो पाता तो कानून ये कहता है कि जो सीनियर मोस्ट होगा डेप्यूटी गवर्नर, वो एक्टिंग गवर्नर बन जाएगा जब तक फैसला नहीं होता। तो उस सूरत में मुर्तजा सैयद साहब, डॉक्टर मुर्तजा सैयद, वो भी IMF से लाए गए हैं, वो जो अभी डेप्यूटी गवर्नर है और राइट हैंड है गवर्नर के, वो फिर एक्टिंग गवर्नर बन जाएंगे। तो ये इस वक्त वज़ीर आज़म साहब के सामने है। लेकिन जो आपने बात की, इनके दौर में इनकी कारकर्दगी क्या रही, जो है ना, देखें, हम अपने मुंह से तो कोई बात नहीं करते हैं, चूंकि हम तो रिपोर्ट करते हैं जो लोग कहते हैं। और इस हवाले से ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा है, उन्होंने जो हामिद मीर साहब का शो है उसमें ये कहा कि गवर्नर रिटायर हो रहे हैं, हमें उसकी खदमात की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैंने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले वजारत खजाना से चेक किया, वो 2 समरी में से कौन सी आ गई है, उनके दोनों इधर पड़ी हुई है, तो भी फैसला नहीं हुआ। अच्छा, एक क्यों मुखालफत कर रहे हैं? ओवरऑल जो पॉलिसीज थी पाकिस्तान की इकोनॉमी को, जो कहा जाता है कि जो ज्यादा डैमेज हुआ है, जो एक हॉट फॉरेन मनी ये लेके आए, उसकी वजह से इन्होंने इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा कर दिए कि इकोनॉमी शुरू में स्क्वीज होगी, और PTI की हुकूमत की जो हवा खराब हुई ना, वो उस वक्त वहां से शुरू हुई। नौकरियां क्रिएट नहीं हो रही थी, बाकी मसाइल थे, इंटरेस्ट रेट हाई था, मुल्क के अंदर कोरोना शुरू कर, पहले जो मीटिंग इन्होंने कॉल की मार्च वाली, उसमें तो बहुत बहुल इंटरेस्ट रेट कम किया, बाद में फिर शायद फिर कहीं मेरिट का दबाव है और फिर इनको 7% करना पड़ा। तो एक तो वो फैक्टर है। फिर जो कानून जिस तरीके से मंजूर कर, फिर जिस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग हो रही है वजारत खजाना में, उसकी हो रही है, वफाकी हुकूमत की हो रही है, उसके ऊपर एतराज। देन महंगाई, जो आप देखें ना, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो नया कानून बना है, महंगाई
कोक पे काबू पाना, प्राइस स्टेबिलिटी इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बुरी तरह नाकाम हो गया। एक क्राइटेरिया के ऊपर देख लें तो इनका एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट नहीं बनती। इस वक्त जो लॉ ये कहता है कि जो गाइडलाइन देगी वफाकी हुकूमत महंगाई के रेट के हवाले से, उसको इन्होंने फॉलो करना है। वो गाइडलाइन का जो रेट है वो तो 8% है, महंगाई हमारे इस वक्त 12.5% 12.7% है, अगला नंबर कल आ जाएगा। और हालत ये है कि इन्होंने अपने जो इनकी फोरकास्ट है इन्फ्लेशन की, वो इन्होंने 11% प्लस कर दी है। तो अकाउंटेबिलिटी को जो मेरा सबसे बड़ा इतराज होता था स्टेट बैंक के कानून के ऊपर कि अगर टारगेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अचीव नहीं करता तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? किसी की जिम्मेदारी नहीं है। एक ये फैक्ट है, फिर बैंक्स जिस तरीके से वफाकी हुकूमत को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, 12.25% इंटरेस्ट रेट है, कल हमने जिस तरह बात की 15% पे गवर्नमेंट जो है वो लेने पे मजबूर है कर्जा, स्टेट बैंक क्या कर रहा है? तो अगर ये चीजें सामने रखे तो फिर तो मेरे ख्याल आसानी हो जाएगी फैसला करने में। रीअपॉइंटमेंट करते हैं तो इससे यही लगेगा कि शायद इनके अंदर मुश्किल फैसले करने की सलाहियत नहीं है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें सलीम मांडवी वाला साहब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हॉट फॉरेन मनी के हवाले से ये इशू उन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस वहां उठाया था, उसका क्या बना। और दूसरा, क्योंकि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, तो उनसे पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी का इसके हवाले से क्या मौकिफ है, क्या रजा बाकर को दोबारा तैनात करना चाहिए स्टेट बैंक का गवर्नर। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हॉट फॉरेन मनी के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्काइप पर सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब, ये मेंबर भी हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है। तो मांडवी वाला साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कुछ माह पहले आपने हॉट फॉरेन मनी के हवाले से ये जो इशू है, ये सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फाइनेंस, ये रेज किया था उधर, और ये भी मुतालबा किया था कि इस हवाले से एक कमेटी बननी चाहिए जो तहकीकात करे हॉट फॉरेन मनी के हवाले से। तो क्या बना आपके उस मुतालबे का? उस मुतालबे का कुछ नहीं बना। सेनेट कमेटी के जो फाइनेंस कमेटी की जो चेयरमैन है तला साहब, उन्होंने कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की और वो मामला वहीं का वहीं कमेटी में ही इस वक्त पेंडिंग। मुतालबा किया क्यों, किस बेस क्या थी कि जो $3.6 अरब पाकिस्तान आया उस वक्त, उसमें आपके क्या खदशात क्या है? कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास उसमें कुछ गड़बड़ हुई है? जी, उसमें बेसिकली जो इंफॉर्मेशन हमें मिली थी वो ये मिली थी कि कुछ गवर्नर स्टेट बैंक ने कुछ लोगों से ये पैसे अरेंज किए थे ऑन अ गारंटीड डॉलर इंटरेस्ट रेट, और वो जब इंटरेस्ट रेट गिराया गया तो उसके बाद उन्होंने वो पैसे वापस कर दी और एक्सचेंज रेट गिराया गया। तो इट वाज ऑल अ प्लान्ड थिंग एंड वी वांटेड टू इन्वेस्टिगेट टू फाइंड आउट कि जी ये क्यों किया गया और इसका क्या मकसद था और ये पैसे क्यों इमीडिएटली वापस कर दिए गए, जैसे कि इंटरेस्ट रेट गिरे और डायनेमिक्स चेंज हुई मार्केट की। तो ये बेसिकली हम जानना चाह रहे थे और किन लोगों ने ये पैसे दिए थे पाकिस्तान को स्टेट बैंक को। क्या अभी भी आप इसकी तहकीकात का मुतालबा बरकरार है आपका? क्योंकि चलें, पहले तो कुछ माह पहले तो बिल्कुल बरकरार है, बिल्कुल बरकरार है। आपकी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी PMLN एक कोalition गवर्नमेंट। नहीं, देखिए इसमें गवर्नमेंट की बात नहीं है, इसमें ये गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव नहीं था, ये स्टेट बैंक गवर्नर का था। और ये जो कमेटी नहीं भी बनाई गई, ये इसीलिए नहीं बनाई गई कि जी ये मैटर इन्वेस्टिगेट ना हो और स्टेट बैंक की इन्वेस्टिगेशन ना हो और गवर्नर की इन्वेस्टिगेशन ना हो, क्योंकि आपको पता हो, आप तो आते रहते हैं कमेटी में, कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो कमेटी में अवॉइड करते हैं आने से इन्हीं वजूहात से। और लास्ट टाइम उनको वार्निंग भी इशू की गई थी कि अगर वो नहीं आएंगे तो उनके वारंट इशू किए जाएंगे ताकि वो अपीयर हो कमेटी के अंदर। साहब, आपने तो ये मैटर मेरी नजर में, मैंने ही सबसे पहले जुलाई 2019 में रिपोर्ट किया था। 3 बुनियादी शराइत थी हॉट फॉरेन मनी की। उसमें एक तो ये थे कि टैक्स एग्जम्पशन हुकूमत ने उस वक्त मंजूर की थ्रू ECC और काबीना के, दूसरा ये था स्टेबल एक्सचेंज रेट, और तीसरा ये था कि इतना इंटरेस्ट रेट हो उनको एक मुनासिब मुनाफा मिलता रहे। तो अपेरेंटली जो रजा बाकर साहब ये पैसा पाकिस्तान में लेके आए तो एज अ पॉलिसी लेके आए ना, इसमें कोई उनका जाती इशू तो था नहीं, तो फिर किस चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी? देखें, कॉन्सेप्ट तो उन्होंने ही दिया ना, गवर्नमेंट को तो पता नहीं था कि ये करना है। कॉन्सेप्ट वही लेके आए गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट से उन्होंने ही पॉलिसीज बनवाई और उन्होंने ही ये सारी चीज की, बेसिकली टू हैव मोर
फॉरेन एक्सचेंज विद स्टेट बैंक। तो ये सारा कुछ ये उन्हीं का ही सारा थॉट प्रोसेस था और उन्होंने ही आके ये प्रपोजल गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया और उनको ये आइडियाज दिए। एंड द फैक्ट इज कि इसका क्या रीजन था, इसका क्या बेनिफिट था और इसका क्या नुकसान हुआ और किन लोगों का ये पैसा था, ये जरा मुझे ज्यादा कंसर्न है इसके साथ। बीइंग द तो एडवोकेट ये ऑफ द पर्सन हु इज नॉट हियर, अगर आप अपेरेंटली देखें पाकिस्तान के उसमें जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो काफ़ी नहीं थे, तो ये बात तो हो सकती है कि हमने 13.25% इंटरेस्ट रेट कर दी जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हुआ, लेकिन उस वक्त एक फायदा भी तो हुआ ना कि उस वक्त पाकिस्तान में पैसा आया जब पाकिस्तान को पैसे की जरूरत थी। देखिए मैं इसीलिए मैंने इसको कहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इसका मकसद क्या था। अगर ये था कि हमें अपने रिजर्व्स बढ़ाने, तो क्या यही तरीका था कि हम इतना इंटरेस्ट, हैवी इंटरेस्ट देते, लोगों को फायदा देते? आज आप डॉलर पे, वो रोशन डिजिटल पे जो हम 7% दे रहे हैं, इसी तरह आपको याद होगा शहबाज, मैंने इशू उठाया था यूरो बॉन्ड का, आपको याद होगा, जिसपे हमने 7% और 8.5% इंटरेस्ट रेट पे हमने यूरो बॉन्ड फ्लोट किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी रीजन के लिए ये करना जा रहे हैं तो वो रीजन क्या था और जो इंटरेस्ट रेट आपने लोगों को ऑफर किया और सडनली क्या हमारे हालात इतने चेंज हो गए कि आपने वो सारा पैसा वापस भेज दिया और वो खत्म कर दिया उसका जो आप कहते हैं। तो इसलिए वापस गया था कि 13.25% का इंटरेस्ट रेट उनको वारे खाता था सरमायाकारों को, वो जब हमने उसको 7% पे किया कोरोना वायरस की वजह से, तो इकोनॉमी को रिलीफ देने के लिए, उसके बाद उन्होंने पैसा निकाल लिया। देखें जो भी वजूहत थी, निकाल लिया उन्होंने या हमने लिया या हमने उनको वापस किया या उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जो भी वजूहत थी, जिस चीज के लिए ये चीज की गई थी, हम उसी को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। और जो मेन चीज हम भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने ये पैसा दिया वो कौन थे। ज़ाहिर है कि तभी पता लगेगा। अच्छा, अब जो डॉक्टर रजा बाकी हैं, इनकी जो टर्म है वो अब खत्म हो रही है और आपके ख्याल में गिवन जो उनकी कारकर्दगी रही है, क्या उनको 5 साल के लिए दोबारा तैनात करना चाहिए आपके ख्याल में? मैं बिल्कुल नहीं समझता कि उनको तैनात करना चाहिए। उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, उन्होंने सिवाय हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के और कुछ भी नहीं किया। कोई सब्सटेंशियल चेंज स्टेट बैंक में नहीं आया, कोई स्टेट बैंक की वर्किंग में सिवाय वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के और किसी अकाउंटेबिलिटी से में वो ना आए, उनके जो भी एक्शन हो स्टेट बैंक में, इसके अलावा मुझे कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती वो उन्होंने ऐसी की हो जिसकी वजह से उनको दोबारा एक टर्म दी जाए। इसमें आप समझ रहे हैं कि आप इसकी मुखालफत करेंगे, क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला है कि रजा बाकिर साहब को गवर्नर की जो एक दूसरी टर्म है वो नहीं मिलनी चाहिए, या आपका ये एक इनफरादी व्यू है? जी, मेरा भी व्यू है और जहां तक मुझे पता है हमारी पार्टी का भी व्यू है और ये कई दफा हमारे पार्टी वालों ने भी इस पर बात की है कि स्टेट बैंक के गवर्नर की टर्म रिन्यू नहीं होनी चाहिए। और हमने ये गवर्नमेंट को भी कन्वे किया है कि एज पार्टी लेवल कि जी स्टेट बैंक की टर्म दोबारा रिन्यू नहीं होनी चाहिए, हमें नया गवर्नर लाना चाहिए एंड बेसिकली वी शुड फाइंड अ गवर्नर, नॉट एन IMF गवर्नर, अ गवर्नर फ्रॉम पाकिस्तान। अब जिस तरह बाकी वज़राए आज़म करते रहे, ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने भी एक एडवाइजरी काउंसिल सेटअप की, आप भी उसके मेंबर हैं और इसकी अगर कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें जो पाकिस्तान के चंद नामवर और अरबपति जो आप कह लें बिजनेसमैन भी इसमें शामिल हैं। डू यू थिंक कि पाकिस्तान की जो मईशत है या जो पाकिस्तान की मईशत के मसाइल हैं, उनका हल जो पाकिस्तान के अरबपति बिजनेसमैन उनके पास है, वो बेहतर सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, अरबपति की बात नहीं है, आप बिजनेसमैन जो अरबपति नहीं भी हो उनको भी ले सकते हैं। इकोनॉमिक काउंसिल का जी देखिए, मैं तो प्राइम मिनिस्टर को इस पे एक लेटर भी लिख रहा हूँ कि इकोनॉमिक काउंसिल का मतलब क्या है। और बेसिकली इकोनॉमिक काउंसिल होती है एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक सेक्टर के लोग होते हैं, जैसे आपने जिक्र किया, उसमें इकोनॉमिस्ट है, उसमें बिजनेसमैन है। अब वो अरबपति हैं या नहीं अरबपति हैं, दैट इज इमटेरियल। Basically, it's all people from all walks of life of the economy of the country और उनका इनपुट इसमें आता है। और
एक इकोनॉमिक काउंसिल एक अपना व्यू देती है, हर सेक्टर के लोग हैं उसके अंदर, आपने देखा होगा बैंकर भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, एक ब्रॉड बेस्ड बैंकर्स भी हैं, एक ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक काउंसिल, एक बेसिकली आप एक इसको थिंक टैंक समझ लें। और मैं इस पे आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इसमें पर्सनल। अच्छा, इसमें मानवीवाला सर आपकी आवाज़ का थोड़ा सा इशू आ रहा है, अगर आपको हमारी आवाज़ क्लियर आ रही हो, वो बात ठीक है, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अरबपति है या नहीं। असल बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे मेंबरान हैं जो हर काउंसिल में भी पाए जाते हैं, फिर उनके ज़ाती मफादात होते हैं जिसकी वो प्रोटेक्शन करते हैं, बजाय के जो पाकिस्तान के मफादात है, पाकिस्तान की जिसे इकॉनमी को फ़ायदा, उसके ऊपर वो फैसला नहीं कर पाते। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, और मैं ये हर आदमी जो पोजीशन में होता है, मैं उसको यही कहता हूँ कि जो हम ओथ लेते हैं ना शहबाज साहब, हम यही ओथ लेते हैं कि हम सेल्फ इंटरेस्ट को अपने ऑफिस में किसी हालत में आने नहीं देंगे। और यही चीजें लोगों को करनी चाहिए कि जब भी वो किसी पोजीशन में आते हैं, अपना पर्सनल इंटरेस्ट को वो दे शुड सेट इट असाइड एंड दे शुड थिंक ऑफ द कंट्री, they should think of what the country needs and how the country can progress, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि हमारे कारखाने कैसे बढ़ेंगे, हमारा बिजनेस कैसे और बढ़ेगा, हमें कैसे फायदा होगा। तो वो ऐसे लोग मैं नहीं समझता कि काउंसिल में होने चाहिए जो अपने मफादात के लिए आए, और अगर वो आए भी हैं तो उनको बहुत शुक्रिया सलीम मालवीवाला साहब, आपने जो आखिर में कहा कि बिल्कुल ज़ाती मफादात अपनी जगह पे, लेकिन मुल्क और पाकिस्तान के मफादात को सामने रख के फैसले करने चाहिए। अगर काश ऐसा हो, वो बेशक सियासतदान हो, बाकी लोग हों, अगर ये उनका नज़रिया हो तो शायद यकीनन पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसका हल भी निकला है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे पाकिस्तान और अफगान तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो क्यों कशीदा हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमारा सारा फोकस जाहिर है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर देखें और सिक्योरिटी हालात अगर देखें तो उस पर शायद इतनी तवज्जो नहीं है। और एक जो मामला है वो ज़ाहिर गौर तलब है, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, ख़ास करके पाकिस्तान और अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं। पहले भी हमने जिक्र किया था 1-2 हफ्ते पहले, वो कशीदा हो रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान की जो तवक्कुआत थी, पाकिस्तान का जो मुतालबा था अफगान तालिबान से कि अफगानिस्तान के अंदर TTP जैसे या जो दूसरे ग्रोह पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हैं उनको एलिमिनेट किया जाए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को उसमें खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। और उसका नतीजा ये निकला है कि देखें जो हकायक हैं वो ख़ुद बोलते हैं कि रवां साल अभी तक मुख्तलिफ जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं जिसमें ज़्यादातर कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के ही दहशतगर्द मुलविस थे, 116 के करीब जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, उसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, वो शहीद हो चुके हैं पहले 4 माह के अंदर। तो ये जो वायलेंस है ख़ास करके जो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ है वो बढ़ रहा है, और इसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके अंदर बढ़ रही है, क्योंकि अफगान तालिबान जो हैं अभी तक कुछ ऐसा स्टेप नहीं ले रहे कि जिससे ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। कामरान, इस हवाले से आपने खबर भी की थी कि शायद अब अफगान तालिबान ने फैसला किया कि जो TTP के जो अरकान हैं उनको वहाँ से रीलोकेट किया जाए जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर का एरिया। तो उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट है, क्या रीलोकेशन स्टार्ट हो चुकी है? तो अगर वो रीलोकेट कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको पता है कि कौन अफराद है जो पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, तो फिर तो वो थ्योरी साबित हो जाती है ना कि अफगान तालिबान उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। बिल्कुल, देखें 2 इसके अंदर चीज़ें, आपने जो बात की ना कि जब पाकिस्तान की तरफ से इस महीने जो अटैक्स हुए, खास करके क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हुए, तो उसमें 19 पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। और जब ये वाक़यात हुए तो पाकिस्तान ने क्लियर कट आप कह लें कि एक अल्टीमेटम दिया अफगान तालिबान को कि अगर आप कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ नहीं करेंगे तो फिर शायद हम मजबूर होंगे कि हम अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करें। और पाकिस्तान ने 2 के पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया, कुछ फ़िज़ाई हमले किए भी खोस्त और कुन्नर प्रोविंस में TTP के ठिकानों के ऊपर। तो उसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को ये यकीन दहानी कराई कि वो ये कर सकते हैं पहले फेज़ में कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ के साथ जो दहशतगर्द तंजीमें या जो दहशतगर्द अगर वहाँ पे मौजूद हैं तो उनको हम रीलोकेट कर देते हैं दूसरे इलाकों में, ताकि वो इमीडिएटली आपके लिए थ्रेट न बने। जो पहला फेज़ था मुझे बताया गया है
कि जो लश्कर इस्लाम है, जो दहशतगर्द एक ग्रोह है, उनके कुछ जो दहशतगर्द हैं उनको रीलोकेट करने की बात हो रही थी और पाकिस्तान को जो गुज़श्ता इतवार गुजर गया है उस वक्त तक की डेडलाइन दी गई थी कि उस वक्त तक हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। अब लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि पाकिस्तान का क्या उससे एग्री किया है, पाकिस्तान ने उसको वेरीफाई किया है कि वाकई लोगों को वहां से हटाए, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान को खतरा है और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं वो हो रहे हैं जो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान है। और जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो कुन्नड़ प्रोविंस हो या खोस्त प्रोविंस हो, वहां पर उनके पूरे गांव के गांव इस वक्त जो टीटीपी है उनके वहां पर मौजूद हैं, बाकायदा उनके जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है उनके झंडे वहां पर मौजूद हैं, मीन के उनकी विजिबल प्रेजेंस है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अफगान तालिबान चाहें तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उनको उनकी विजिबिलिटी का भी पता है, उनको पता है कि वो कहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो अभी तक वो कार्रवाइयां नहीं कर रहे, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान कन्विंस्ड है कि शायद वो इस तरह की कार्रवाई करने का कोई इरादा रखते भी नहीं है। ये जो स्टेप जो वो कह रहे हैं कि वो रीलोकेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के ख्याल में ये तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, क्योंकि आज अगर आप उनको रीलोकेट कर लेंगे, कल वो दोबारा रीग्रुप होकर दोबारा यहां पे आ जाएंगे, फिर हमारे खिलाफ टारगेट करेंगे। तो पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान का तो परमानेंट सोल्यूशन पाकिस्तान ये चाहता है कि इन ग्रोहों को एलिमिनेट किया जाए। आप या तो इन्हें हमारे हवाले करें या उनके खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई करें। और यही मुतालबा जो बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं जिनके कंसर्न्स हैं बाकी ग्रोहों के हवाले से, वो भी चाहते हैं कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले। लेकिन जो अफगान तालिबान की इस वक्त हुकूमत है वो बिल्कुल इस मूड में नजर नहीं आती कि वो हेड ऑन ले जो इस तरह के ग्रोह हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि टीटीपी बेसिकली पाकिस्तान के जो एहलकार हैं अब वो एडमिट करते हैं कि बेसिकली ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, क्योंकि जब अमरीकी अफवाज यहाँ पे थे तो उनके साथ वो मिल के उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते थे, और जब 9/11 के बाद इन्हीं जो टीटीपी के लोग हैं पाकिस्तान के जो पुराने जो कबायली इलाके हैं वहां पर उनको पनाह दी थी, और अब उनको लगता है कि ये उनका टर्न है कि वो लेकिन इसका नुकसान ये होगा ना, फिर अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी। जो इंटरनेशनल पावर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत उसको तस्लीम नहीं करेंगे, और फेज ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो पॉलिटिकल रिस्क अफगान तालिबान को करना है, क्योंकि उनका ये उनको रिकग्नाइज करने के हवाले से उनके साथ ग्रेटर इंगेजमेंट जो है वो लिंक्ड है कि वो अपने वादे कितने पूरे करते हैं, खास करके दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई किस तरीके से करते हैं। पाकिस्तान के हुकाम ने एक्नॉलेज किया है कि ये जिस तरीके के स्टेप्स लिए हैं अफगान तालिबान की हुकूमत ने, ये जो स्टेप्स नहीं लिए तो उसकी वजह से इनको रिकग्नाइज और तस्लीम करने का मामला तो बिल्कुल खटाई में पड़ गया है। और दूसरा, जाते हुए ये जरूर आपको खबर दे दें कि एक तरफ पाकिस्तान जरूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान से निपटा जाए, उनको एलिमिनेट किया जाए। दूसरी तरफ ये भी कोशिश हो रही है कि जो रिकनसाइलेबल यानी कि जिनके साथ मफाहमत हो सकती है ग्रोह, और वो लोग जो बराह रास्त किसी दहशतगर्दी के वाक़े में मुलविस नहीं है, खास करके जो टीटीपी और इनसे जो जुड़े लोग हैं, इनकी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, वो जो पाकिस्तान छोड़कर चली गई थी और अफगानिस्तान के अंदर पनाह ले ली थी, वो अगर वापस आ जाए, उनकी रिहेबिलिटेशन की जाए तो उसके लिए पाकिस्तान तैयार है। और मेरी इत्तला तो यही है कि अब तक सैकड़ों की तादाद में ऐसे जो खानदान हैं वो पाकिस्तान वापस आए हैं हालिया हफ्तों में, हालिया महीनों में, और उनकी रिहेबिलिटेशन की जा रही है। मकसद उसका सिर्फ यही है कि किसी तरीके से जो हार्ड कोर एलिमेंट है टीटीपी के अंदर और जो बाकी जो ग्रोह हैं उनको आइसोलेट किया जाए, और फिर उनके खिलाफ या तो अफगान तालिबान या फिर पाकिस्तान कार्रवाई करे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।